हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर स्टाफिंग चल रहा है हमारा। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है मेरा। इस लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी, स्टाफिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो हमारा कवर हो चुका था। ठीक है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो वीडियो नंबर 2 है हमारी, ठीक है, स्टाफिंग के ऊपर। आज इसमें पढ़ेंगे कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग कि कैसे कैसे स्टाफिंग प्रोसेस होता है। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरएसटी आर का मतलब है आपका रिक्रूटमेंट, देन इज सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग इज नोन एज स्टाफिंग। तो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं तो टोटल 3 मतलब कंपोनेंट है, जिससे पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ये आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टाफिंग प्रोसेस पूरा आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर से। ठीक है, वो पहला है रिक्रूटमेंट का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इनवाइट द पीपल, लोगों को इनवाइट करना ताकि वो लोग के लिए अप्लाई कर सकें, जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, रिक्रूटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद जब हम निकालते हैं, ठीक है, सिलेक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई जो भी होते हैं, जो भी हमने सिलेक्ट नहीं करे, उनको क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे कि आप लोग डिस्क्वालीफाइड हो या आप वहां से जा सकते हो। और जो भी सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे, जिनको सिलेक्ट किया गया, ठीक है, उनको ही हम लोग क्या करेंगे, जॉब पे रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का अगर देखा जाए तो 2 सोर्स है। एक है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब अगर हम अपनी कंपनी खोलते हैं, अगर मेरे को कोई बंदे को रखना है, जॉब पे रखना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं इंटरनल जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनमें से क्या करूँ, मैं किसी बंदे को पकड़ूंगा, उठाऊंगा, ला भी आज मेरे डिपार्टमेंट में आके काम कर ले। ठीक है, वो हो गया इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, जिसको हम लोग नहीं जानते, लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, नई है, बिल्कुल स्टैब्लिश की गई है, तो वहां पे इंटरनल हो सकता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी नई नई बनी है। ठीक है, तो वहां पे हमेशा 100% क्या होगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा, हम वहां से बाहर से लोगों को बुलाएंगे। पर अगर कंपनी बड़ी है या पुरानी है तो हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर और प्रमोशन 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जब हम इनवाइट करेंगे, इनवाइटिंग अ कैंडिडेट। ठीक है, जब हम किसी कैंडिडेट को इनवाइट करेंगे या बुलाएंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मैंने क्या करा, एम्प्लॉय को बुलाया और जॉब पे रख लिया। ठीक है जी, किसी के रेफरेंस चेक से बुला लिया, किसी के कहने पे बुला लिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो जब भी हम किसी बंदे को इनवाइट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम कहेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट। एंड इसका मतलब क्या है, वैकेंट पोजीशन, बट इस वैकेंट जो जगह खाली है उसको हम कैसे फुल करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से, जो ऑलरेडी मेरे पास एम्प्लॉइज हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, हमने नया ऑफिस खोला, हम क्या करेंगे, वहां से उस बंदे को उठाएंगे। ठीक है, तो वहां पे काम कर रहा है, ऐसा का तो कल यहाँ से नहीं वहां पे काम करेगा, फर्स्ट डिपार्टमेंट में काम करेगा, उस ऑफिस से बैठेगा। तो हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को क्या करा, यहाँ से उठाया और कहाँ पे डाल दिया, किसी और जगह पे डाल दिया जहाँ पे वो काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम बात करें, आउटसाइडर को कोई तरह की परमिशन नहीं होती, वहाँ पे आउटसाइडर को किसी को दिया नहीं जाएगा, सिर्फ ओनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग होंगे जो वहाँ पे काम करेंगे, वो होगा आपका इंटरनल। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, वो रिक्रूटमेंट है जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करेंगे या लोगों को रखेंगे एक्सटर्नल, बाहर से। ठीक है, इट मींस कैन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे और उनको बुलाएंगे कि हाँ आप हमारी कंपनी में आके काम कर सकते हैं और आपको हमने रख दिया है। ठीक है, वो एक्सटर्नल होंगे। ठीक है जी, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, अगर वो बाहर से है, ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं जानती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अननोन है, उनको हम रख लेंगे। अगर हम बात करते हैं मेथड्स कि कैसे कैसे हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, पहला है ट्रांसफर, उसके बाद है प्रमोशन। ठीक है जी, ट्रांसफर और प्रमोशन। बट इस ट्रांसफर का मतलब और होता है क्या है, ठीक है, जब हम एक बंदे को दूसरी जगह पे हम क्या ट्रांसफर करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मार्केट डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, इस काइंड ऑफ ट्रांसफर। इसका हमने दिल्ली से बेंगलोर ट्रांसफर कर दिया, इसका नाम है सेम सैलरी। ठीक है, सेम रिस्पांसिबिलिटी। बट इस प्रमोशन, जब एक बंदे को लो लेवल से हाई लेवल पे पहुंच दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे प्रमोशन। तो मेथड जो है इंटरनल के 2 हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्या हुआ, एक बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बंदे को प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, जो हमारे पास मेथड्स हैं वो कौन से, कैजुअल कॉलर्स, उसके बाद है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। ठीक है, उसके बाद क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बुला लेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी से बुला लेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट से बुला लेंगे,
लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बुलवा लेंगे, ये वेब एप्लीकेशन से बुलवा लेंगे। ये सारे कौन से हैं जहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स है, जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करके लोगों को बुला सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है हमें इन सब के लिए, पर यहाँ पे पैसा नहीं होता। यहाँ तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या करेंगे, अपने बंदों को हम लोग रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है जी। तो जल्दी से पहले एक फ्लोचार्ट बनाइए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर और प्रमोशन, उसके बाद इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से पहले इस फ्लोचार्ट को बनाइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट मैंने आपको पढ़ाया, 2 टॉपिक होते हैं, ठीक है। पहला है ट्रांसफर, उसके बाद है प्रमोशन। तो पहले पढ़ते हैं स्टाफ ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर होता क्या है, जिसमें आपने सुना होगा कि मिस्टर रमेश थे, उनका ट्रांसफर हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, वो पहले दिल्ली में थे, अब वो कहाँ चले गए जी, मान लो वो चले गए बिहार चले गए, इनका नाम उनका ट्रांसफर हो गया, मतलब वो यहाँ से वहाँ चले गए। जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम सेम सैलरी की बात नहीं करते हैं। मतलब पहली बात है, जैसे हम प्रमोशन होता है, प्रमोट हो गया मतलब बंदा प्रमोट हो गया, मतलब उसका प्रमोशन हो गया, मतलब कि सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। पर हम बात करते हैं ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर में सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस क्या रहेगा, सब बंदे का सेम रहेगा। बस फर्क ये है कि वो उसकी शिफ्टिंग होगी है जी, ठीक है जी। इन शॉर्ट शिफ्टिंग, इट मींस ट्रांसफर का मतलब है शिफ्ट, आ गया ना, शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया गया एक जॉब से दूसरी जॉब पे, एक जॉब से दूसरी जॉब से, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर कर दिया गया, या एक ब्रांच से अनदर ब्रांच, किसी दूसरी ब्रांच पे उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। मिस्टर रमेश को जनकपुरी के ब्रांच से निकाल के शिफ्ट करके उनको कहाँ भेज दिया है, प्रीतमपुरा भेज दिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका ऑफिस था और यहाँ पे भी ऑफिस था, इसका नाम है ट्रांसफर कर दिया। अब वो यहाँ ना आके कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे प्रीतमपुरा। इट मींस विदाउट चेंजिंग, यहाँ पे कोई तरह का चेंज नहीं आएगा, किसमें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, उनकी सैलरी के अंदर, उनके स्टेटस के अंदर, किसके, एम्प्लॉय के। ना तो एम्प्लॉय की सैलरी चेंज होगी, ना एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, ना एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज होगा, सिर्फ ओनली प्लेस, जगह चेंज होगी है, बाकी ऑल ओवर जो काम है वो लगभग सेम होगा। हम ट्रांसफर क्यों करते हैं, ट्रांसफर इसलिए करते हैं ताकि जो बंदा है फैमिलियर हो जाए हर तरह के काम में, ताकि वो उस जगह के काम को भी जल्दी से सीख ले, ठीक है जी। ओनली द वर्क प्लेस आ गया ना, ओनली सी वर्क प्लेस है, यहाँ पे जगह जो है जहाँ पे वो काम कर रहा था सिर्फ वही चेंज होगी, बाकी ऑल ओवर सब कुछ सेम रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, एक लेवल पे ही बंदे का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे हम कह सकते हैं इन शॉर्ट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम स्टेटस। ट्रांसफर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मैंने आपको भी समझा दिया, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है किसकी, एम्प्लॉय की, ठीक है जी। ट्रांसफर हम क्यों करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि जहां पर भी ओवर स्टाफिंग है, अंडर स्टाफिंग है, किसी स्टाफ की कमी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को वहां से क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी जगह पे जहाँ पे स्टाफ की हमारी कमी होगी, ताकि जहाँ पे हम अपना आसान से काम कर सके। तो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग को करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफर, ठीक है जी। तो इन द शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय, अगर मान लो एक डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच में अगर हम बात करें जहाँ पे शॉर्टेज है, तो उसको कैसे फिल किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर। हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे और उसको उस जगह से शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे ओवर स्टाफिंग होगी, वहां से बंदे को निकालेंगे और अंडर स्टाफिंग में क्या करेंगे, बंदे को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसफर अगर ध्यान रखा जाएगा, ट्रांसफर के टाइम पे एक चीज ध्यान रखी जाएगी कि जिस बंदे को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ क्या वो कैपेबल है, क्या वो काम को कर सकता है, ठीक है। अगर वो उस काम को कर सकते हैं तभी हम ट्रांसफर करेंगे। अगर मान लो वो उस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसका हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी और हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको काम आता नहीं है। तो पहली बार हम देखेंगे कैपेबल है कि नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, फ्रूटफुल है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जब डिसाइड करेगी कि हाँ इस बंदे को ट्रांसफर करने में हमें बेनिफिट होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वहाँ पे ट्रांसफर करेगी ताकि वो उस काम को आसानी से कर सके। तो जल्दी से आप ये पहले फ्लोचार्ट बनाइए आपके सामने, ये ट्रांसफर का फ्लोचार्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमोशन। जल्दी से बनाइए इस फ्लोचार्ट को। आइए जी, अब पढ़ते हैं प्रमोशन। मैंने आपको पढ़ा 2 पार्ट है इसके, एक है ट्रांसफर, एक प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? कोई बंदा बोलता है भाई मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कांस्टेबल से क्या बन गया, हेड कांस्टेबल बन गया, या मैं
हेड कांस्टेबल से क्या बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है जी। दिस इज काइंड ऑफ प्रमोशन। जब एक बंदा लो लेवल से हाई लेवल पे ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं प्रमोशन। यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेवारियां, उसकी कर्तव्य, उसकी स्टेटस सारे चेंज होते हैं। एंड इट में आल्सो इंक्रीज इन दी सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, इससे हम बंदे की जो सैलरी होगी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है जी। प्रमोशन इज काइंड ऑफ शिफ्टिंग। यहाँ पे भी बंदे को शिफ्ट किया गया है, एम्प्लॉय को शिफ्ट किया गया है लो लेवल से हाई लेवल पे। एक बंदा नीचे था उसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है जी, इसको ऊपर भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। इस काइंड ऑफ प्रमोशन हो गया इसका। इट इंक्लूडिंग हायर सैलरी, हायर स्टेटस, हायर पे, हायर फैसिलिटीज, हायर रिस्पांसिबिलिटीज उस बंदे को सौंप दी जाएगी, ठीक है। ये हमेशा वर्टिकली होता है, मतलब हमेशा ऊपर से नीचे किस तरह से। दिस इज काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, अगर हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे दिस इज काइंड ऑफ वर्टिकल। ये वर्टिकल होगा कि हमने एम्प्लॉइज को नीचे से ऊपर ट्रांसफर करा है। अगर कुछ एम्प्लॉइज सही तरह से परफॉर्म नहीं करते तो उनको डिमोनेशन भी होता है, वो नीचे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो किसी केस में फंस गए हैं या उन्होंने सही काम नहीं करा या करप्शन में इन्वॉल्व हो गया, उनको हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। इट हेल्प, जब हम बंदे को प्रमोशन करते हैं तो उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। क्या होगा, बंदा ज्यादा मोटिवेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी एफर्ट मारेंगे कि उसका प्रमोशन होगा तो मेरा भी हो सकता है, मैं भी एफर्ट मारूंगा, ठीक है। लॉयल्टी ऑब्वियस सी बात है, देन सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा एंड विल डेवलप एम्प्लॉय के लेवल में सैटिस्फैक्शन लेवल, लॉयल्टी, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा और अच्छा एफर्ट करेगा क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है, वो ट्रांसफर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। दिस इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये मनुष्य की अगर हम बात करें साइकोलॉजी है, दिमागी रूप से हर बंदा चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, ठीक है, मतलब मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी वैल्यू बढ़नी, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एक बंदे के इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल वे में, एम्प्लॉय पे बहुत इम्पैक्ट आता है, ठीक है। बिकॉज प्रमोशन से अगर हम बात करें तो हाई लेवल, अगर हम बात करें वो लो लेवल से क्या होता है, हाई लेवल पे आता है, ठीक है। चेन ऑफ प्रमोशन, क्योंकि वो लो लेवल से हाई लेवल पे प्रमोट हो गया है तो उस पर थोड़ा सा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्स, जैसे क्लास मॉनिटर होता है ना, देखा जाए तो क्लास उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा पर लेकिन क्लास मॉनिटर उसने यहाँ पे बैच लगा रखा मॉनिटर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना अपने मतलब उसमें रहा कि आई एम द मॉनिटर और वो अपने लेवल से काम करेगा, ठीक है। थोड़ा उसको मोटिवेशन आएगी क्योंकि सारे बंदे उसकी बात को मान रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है, ताकि जो बंदा है, बाकी लोग भी इसमें होता है कि हम उसको हर महीने कि ये मॉनिटर लेगा, अगली बार जो बच्चा अच्छा काम करेगा, अच्छा टेस्ट पे लेके आएगा, उसको मॉनिटर बनाऊंगा। तो हर लोग क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि उनके अंदर भी क्या हो, मोटिवेशन राइज हो, वो भी अपना एफर्ट डालें, कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, ताकि वो भी क्या हो, उनका प्रमोशन हो, उनकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट प्रमोशन वाला, जल्दी से इसको लिखिए। देखिए यही था टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया कि मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर एक था ट्रांसफर था, एक उसके बाद हमारा प्रमोशन, जो मैंने आपको पूरा ये फ्लो चार्ट आपके सामने मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है। पहले ट्रांसफर पढ़ाया, उसके बाद प्रमोशन पढ़ाया, अब मैंने आपको पूरा दिखा दिया है पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है, जिसके अंदर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेथड्स हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के 2 थे, एक है ट्रांसफर और एक है प्रमोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स। देखिए स्टार्ट करते हैं मेरिट्स, आइए स्टार्ट करें, पहले मेरिट्स से स्टार्ट कर रहा हूं आपको। 2 मेरिट्स लिखें, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर परफॉर्मेंस, इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड चीपर लेस एक्सपेंसिव। देखो जी, अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे रखेंगे। तो पहली बात होता है कि जब मैंने इसमें 2 एलिमेंट थे, ट्रांसफर था, प्रमोशन था। ट्रांसफर से मोटिवेशन राइज नहीं होती पर प्रमोशन से मोटिवेशन राइज होती है। जब एक बंदे को प्रमोट किया जाएगा लो लेवल से हाई लेवल से, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में भी क्या मोटिवेशन राइज होगी और वो क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास और भी इन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है किसकी, प्रमोशन होने की और हाई लेवल सैलरी, हाई स्टेटस और हाई लेवल ऑफ ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट पाने का उनके पास सुनहरा मौका होता है, ठीक है। तो वही है प्रमोशन से क्या होता है, इंप्रूव होता है पहले तो मोटिवेशन, ऑब्वियसली वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक है, लॉयल्टी होगी उनके अंदर, ठीक है, ईमानदार बनेंगे, सेटिस्फैक्शन होगी उनके लेवल होगी क्योंकि वो सैलरी इंक्रीज हुई, उनके हर तरह के बेनिफिट उनको पूरे हो पा रहे हैं। इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि प्रमोशन ऑफ हाई लेवल, जब एक बंदे को लो लेवल से प्रमोट किया जाता है ऊपर लेवल पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो चेन ऑफ प्रमोशन की लिस्ट में आ जाता है और वो लो लेवल से हाई लेवल पे प्रमोट हुआ है बिकॉज ऑफ
तभी तो वो मोटिवेट हुआ है, ठीक है जी। जिससे क्या होगा, मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी, किसको मिलेगी, एम्प्लॉय को मिलेगी, एंड ही वर्क, और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होगा वो ज्यादा एफिशिएंसी से और ज्यादा डिलीजेंटली वो अपने काम को परफॉर्म करेगा, ओनली विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, कि मेरे को फ्यूचर में प्रमोशन होगा या मुझे फ्यूचर में मेरी तरक्की होगी या मेरे को प्रमोट किया जाएगा, मेरे को लो लेवल से हाई लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को किया है, ठीक है। इससे वो अपना और प्रोडक्टिव होकर काम करेगा, ठीक है जी। तो ये है मोटिवेशन से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ वेरी फैक्ट एविडेंस, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं, प्रमोशन देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उसको पता है कि हाँ मैंने पिछले महीने इतना टाइम किया था और मेरे को सैलरी के अलावा मेरे को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, या मेरे को प्रमोशन किया गया है, मेरे को सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो दोबारा से क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या करेगा, एम्प्लॉयर के प्रति क्या करेगा, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा और अच्छा काम करेगा। तो उसको पता है कि मेरे प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। आइए स्टार्ट करते हैं। चीपर एंड लेस एक्सपेंसिव, अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट, लोग बुलाएंगे, प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग होगा, इंडक्टिव ट्रेनिंग होगा, ठीक है, सब कुछ तो कई सारा पैसा खर्च होता है। पर अगर हम बात करें इंटरनल सोर्स के अंदर, जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को रखते हैं, तो एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ पता होता है, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में, उसकी स्किल के बारे में, ठीक है, और वो कौन से काम को कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, बंदे को ट्रांसफर कर देंगे, उसको क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, जिसमें हमारी कॉस्ट क्या आती है, ऑटोमेटिक कम आती है। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज नो टाइम, यहाँ पे टाइम भी कम लगता है और पैसा भी बहुत कम लगता है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना है एडवर्टीजमेंट के अंदर या किसी टेस्ट के अंदर या किसी इंटरव्यू के अंदर, इनमें बहुत टाइम लगता है, पैसा लगेगा, सब कुछ होगा, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी बंदे के एम्प्लॉय जो है उसकी नॉलेज के बारे में, उसकी स्किल के बारे में ऑलरेडी एम्प्लॉयर को पता होता है कि किसकी क्या नॉलेज है, कौन सा किस काम में माहिर है, कौन सी किस फील्ड में माहिर है। तो हम क्या करते हैं, पीपल रिक्रूट विद इन रिलेशन डू नॉट हैव इंटरव्यू, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे रिक्रूट किए जाते हैं, जिनको प्रमोट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनको किसी तरह की इंडक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह से ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती एम्प्लॉई से, जिसमें हमारा टाइम और एफर्ट्स हमारा बिल्कुल खर्च नहीं होता। जिससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्या करेंगे, सिर्फ उनको हम ट्रांसफर कर देंगे और प्रमोट कर देंगे ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। कोई तरह के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं करना पड़ता, उनको ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेकंड मेरिट्स, चीपर एंड लेस एक्सपेंसिव, एंड फर्स्ट इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। जल्दी से आप इन प्रोजेक्ट को बनाइए, उसके बाद बाकी मेरिट। आइए स्टार्ट करते हैं बाकी मेरिट्स। सिंपल प्रोसेस, अगर बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर एक्सटर्नल करते हैं तो उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कई सारा बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत कुछ सोचना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से और एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इंटरनल सोर्स जो है वो सिंपल प्रोसेस है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल प्रोसेस, क्योंकि रिलायबल का मतलब क्या है, क्योंकि जो आउटसाइडर उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो तो आया है, इसको चेक करेंगे, मान लो किसी के एम्प्लॉय को रखा, उसने पैसा देके भग गया, क्या करोगे। पहले कि इंटरनल सोर्स में होता है क्या कि हम उसको जानते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइम से काम करते हैं, उसमें हम रिलाई कर सकते हैं, उसमें फेथ कर सकते हैं। हम उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के हिसाब से क्या करेंगे, हम अपनी ऑफिस को छोड़ कर लेंगे। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर कैश काउंटर में मान लो मालिक बैठे हैं, ठीक है जी, अब उनके पास कोई कॉल आ गई तो वो क्या करेंगे, गले को खोल के चल जाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पुराने वो खाने 20 साल से काम करें, 5 साल से काम करें, उनको पता है कि बंदे मेरे ऐसे नहीं है, ठीक है जी, तो चले जाएंगे। पर अगर वो नया एम्प्लॉय होगा तो वो क्या करेगा, उसको लॉक करके जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। इंटरनल सोर्स जो है वो बहुत सिंपल और रिलायबल है, ठीक है जी। द प्रेजेंट एम्प्लॉइज इज ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे हम जो एम्प्लॉइज हैं ऑलरेडी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उनको हम जानते हैं, उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज होती है, वो हमारे पास काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं, उनके लाइक डिसलाइक, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या चीज़ है, हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसी तरह से क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे ताकि वो भी अच्छा काम करें। हम इससे क्या करेंगे, एंड दे इवैल्यूएट द मोर एक्यूरेटली, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं ना वो ज़्यादा एक्यूरेट वे में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और हम भी अपने एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट करेंगे, उनका ट्रांसफर या उनका प्रमोशन करेंगे, ठीक है जी। टूल ऑफ ट्रेनिंग ये कह रहे हैं, अगर हम बात करें जब हम लोग बंदे को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक जो एम्प्लॉई है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वो ऑर्गेनाइजेशन के हर काम को सीख जाए।
ठीक है, उसको हर काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करती है कुछ कुछ इंटरवल के बाद, ताकि वो हर डिपार्टमेंट के काम को सीख सके। जब वो बंदा एक हर तरह के डिपार्टमेंट को सीख जाता है तो उसकी प्रमोशन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको अपने तरफ से क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, ताकि वो भी हाई लेवल पे पहुंच जाए। तो ट्रांसफर इज काइंड ऑफ टूल जहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में ट्रांसफर करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट हम परफॉर्म देंगे, एक्टिविटीज देंगे, उसकी मेजर उसकी जो परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि वो उस काम को कर पा रहा नहीं कर पा, उस डिपार्टमेंट को अच्छा काम कर पा नहीं पा रहा। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उनको उसको प्रमोशन भी देंगे, उसको सैलरी भी देंगे, ठीक है जी, उसको डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे, ठीक है जी, या दे प्रिपेयर देम फॉर द हायर जॉब। और उससे होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देके अच्छा काम करते हैं। और ऐसा होता है कि जो एक एम्प्लॉय होता है ना, एक ही जगह पे काम कर करके उग जाता है, तो उसका प्रमोशन कर उसका ट्रांसफर करना जरूरी है, ठीक है, ताकि उसको नया जगह मिले, नई नया एनवायरनमेंट में नए लोग मिले, ताकि वो अपने उस काम को दोबारा से एक स्टार्टअप लेके दोबारा से अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है जी। एंड नो ओवर एंड अंडर स्टाफ। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसफर के अंदर होता क्या है कि जहाँ पे भी लगता है कि ओवर स्टाफिंग है, हम क्या यहाँ पे अंडर स्टाफिंग है, हम क्या करेंगे, ओवर स्टाफिंग टारगेट करेंगे, वहाँ से लोगों निकाल के क्या करेंगे, अंडर स्टाफिंग पे दे देंगे, जहाँ पे लोगों की कमी है वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ताकि वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। तो ट्रांसफर से होता क्या है, इससे क्या हम एम्प्लॉय को शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे सरप्लस डिपार्टमेंट से हम डेफिनेट डिपार्टमेंट में जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज है वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमें और बंदों को रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम और हमारा एफर्ट और कॉस्ट होंगे सारे बचेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे मेरिट्स, ठीक है, इसके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के टोटल 5 मेरिट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है जी, आप इनको ध्यान से पढ़िए। और इसमें कई सारे और मेरिट्स बन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो मेन थे मैंने आपको पढ़ा दिए, बाकी आप पढ़ेंगे डी मेरिट्स। जल्दी से आप इस फ्लो चार्ट को बनाइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आईटी पढ़ते हैं, डीमेरिट्स पढ़ते हैं। डीमेरिट्स में सब हम कैसे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल। देखो जी, अगर हम बात करें हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी कभार आप लोग बोलते हैं सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, है ना, तो कभी कभार क्या होता है बहुत स्लो भी हो जाता है, ठीक है। तो हर किसी के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं डीमेरिट्स, नो सुटेबल फॉर दी न्यू एंटरप्राइज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो नई खुली है ना, तो वहाँ पे आपको लोग चाहिए, पर लोग कहाँ से आएंगे, आपकी ऑलरेडी कंपनी तो होती ही नहीं, आपने अभी नया काम स्टार्ट करा है, अभी आपने नया सेटअप स्टार्ट करा है, तो आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज तो है ही नहीं, ठीक है जी, आपके पास तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है नहीं। तो इसका मतलब आपको उस टाइम पे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ही लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, और आपकी जॉब पे जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं वही फिल करनी पड़ेगी। या मान लो मिस्टर एक्स, जिसे मान लो बात करता हूँ ग्रोवर स्वीडन की, ठीक है जी, ठीक है। ग्रोवर स्वीडन के पास जो भी अगर मान लो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड हैं, हम कह सकते हैं कुकिंग के अंदर, या मान लो मिठाई बनाने के अंदर, इन काम के अंदर। अब मान लो ग्रोवर जी के एक बेटा और था, ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे को कोचिंग एकेडमी खोलनी है, मेरे को अपना ऑफिस खोलना है, कॉल सेंटर खोलना है, तो ये थोड़ा कि यहाँ से वो हलवाइयों को दे देंगे, यहाँ तो वो इनका वो कर ही नहीं सकते, मतलब वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, उनको वहाँ पे वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं है कि वो उस काम को कर सके, तो उनके उसी के लिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स में जाना पड़ेगा और वहां से उन लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है जी। पर अगर मान लो वो अपनी दूसरी ब्रांच खोलते हैं किसी और जगह पे, तो वो यहाँ से एम्प्लॉइज को निकाल के हम वो वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेम नॉलेज है, सेम स्किल्स हैं, उनके पास सेम टैलेंट है, जो उसको वो परफॉर्म किया, सेम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफिंग करने में कोई दिक्कत अराइज नहीं होगी, ठीक है जी। तो द न्यू एंटरप्राइज, कोई भी नई कंपनी जो है कैन नॉट बी इंटरनल सोर्स, कोई भी कंपनी जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से बंदों को अपॉइंट नहीं कर सकती है। क्यों? बिकॉज नो एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज फिल नहीं कर सकती है अपनी वैकेंसीज को जो भी खाली पड़ी है इंटरनल सोर्स से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अभी नया काम सेटअप करा, उनके पास तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थे ही नहीं, ठीक है जी। तो एंटरप्राइज इज लुक फॉर द एक्शन, इसलिए हर एंटरप्राइज को उन जगह को या वेरियस पोजीशन जो भी खाली है इंटरनल सोर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से जो नई कंपनी खोली है, इनको अब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से बंदों को बुलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है जी।
तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स इनसफिशिएंट तो होता क्या है, अगर मान लो उनके पास वर्कफोर्स है भी पर उन्होंने नया काम स्टार्ट करा तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है जो कि क्या है, जो नॉन फुलफिल एलिजिबिलिटी जो भी इनसफिशिएंट है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है, जो नई कंपनी खुली है नया काम खुला है उनको वो काम नहीं आता तो उनको वहां से रिक्रूटमेंट करना नहीं पड़ेगा। अगर करेंगे तो उन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ट्रेनिंग सब कुछ होगा। इससे बेटर है कि वो बाहर से अपनी चॉइस के जो भी है उस फील्ड में जो माहिर हैं उन्हीं लोगों को रिक्रूट कर ले, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। ये क्या है, होता क्या है जब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में से हम बंदों को निकालते हैं इसलिए करते हैं तो हमें वही चॉइस मिलती है, हम घूम फिर के उन्हीं लोगों को यूज करते रहते हैं, हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता, हमें कह सकते हैं हाईली क्वालिफाइड हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं मिलता। ठीक है जी। तो वैकेंसी इन द फील्ड इन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज लिमिटेड चॉइस। पहली बात जब हम इंटरनल से रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें चॉइस क्या मिलती है, लिमिटेड मिलती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, हम उनको पहले से जानते हैं कितना काम करवा पाएंगे। इससे होता क्या है कि फ्रेश टैलेंट जो होता है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता और ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड हम कह सकते हैं वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। न्यू ब्लड कब होगा, जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा, जब नया खून कैसे आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, जब बाहर से लेंगे। ठीक है जी, तभी जाके तो कंपटीशन राइज होगा। पर इंटरनल वाले में तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे लिए तो ऑटोमेटिक रिड्यूस क्या हो जाएगा, जो है न्यू ब्लड का मतलब है एक्सटर्नल एम्प्लॉई, जो नए एम्प्लॉई होंगे वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको रखा ही नहीं है, क्योंकि हम तो इंटरनल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे दो डिमेरिट्स। जल्दी से आप इनका प्रोजेक्ट बनाइए, फिर हम आगे के 2 पॉइंट्स और करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बाकी के 2 पॉइंट्स, लैक ऑफ कंपटीशन और लो प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें, जब एक एम्प्लॉइज को बार बार ट्रांसफर किया जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, दूसरी या तीसरी जॉब पे, तो उस टाइम के लिए जब वो उसकी स्पीड आती है या वो सीख पाता है तो प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है, जब एक एम्प्लॉइज जो भी होगा एम्प्लॉइज होगा वो लगातार एक ही काम को करता रहे। पर अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो रहा है उस बंदे का तो वो काम कहाँ से कर पाएगा, वो प्रोडक्टिव हो पाएगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा क्योंकि वो सीख ही नहीं पा रहा। जब वो काम सीख पा रहा है तो उसने आपको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ऐसे कैसे काम करेगा। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑटोमेटिक रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर। अगर एक ही बंदे का बार बार ट्रांसफर किया जाएगा, करता रहेगा तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काम सीख ही नहीं पाएगा। उसके बाद है लैक ऑफ कंपटीशन। देखो अगर हम बात करते हैं कंपटीशन का होता है, जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बाहर का बंदा अगर आएगा वो कंपीट करेगा, काम अच्छा करेगा। ठीक है जी। पर यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉइज है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अब यहाँ पे प्रमोशन के पास ये होता है कि कोई बंदे का प्रमोशन कैसे होगा, वो वैसे ही होगा जो पहले आया होगा हमसे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कि भाई जो बंदा जो हमसे बड़ा है, जो हमसे ज़्यादा उम्र में बड़ा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले आया है उसका ट्रांसफर पहले होगा, प्रमोशन पहले होगा क्योंकि वो तो हमसे पहला हो रहा था ना। तो इस हिसाब से लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी क्या करेंगे, कम देंगे, काम करेंगे और उनके अंदर लैक ऑफ कंपटीशन होगा ही नहीं। हमेशा क्या होगा, कंपटीशन लेवल का होगा ही नहीं, मतलब कम्पीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन तो हो नहीं रहा बंदे को। पर एक्सटर्नल बंदे में होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से बंदे भी आएंगे, वो अच्छा काम करेंगे, वो और सैलरी इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से। तो देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इन द एम्प्लॉइज इन द हैम्पर द प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बात करें जब एक एम्प्लॉई जब हैम्पर होता है, ठीक है, हैम्पर होगा, ठीक है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे उसकी रुकावट पैदा होगी। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉई जो यहाँ पे होता है वो ऑटोमेटिकली कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी की जो बंदा हाई लेवल पे होगा या जिससे पहले ऑर्गेनाइजेशन में है उसका प्रमोशन पहले होगा तो वो अपना एफर्ट मारेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स, जल्दी से इसको लिखिए एक बार आप लोग। आइए जी पढ़ते हैं मेरिट्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट है क्वालिफाइड पर्सन। पहली बार जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से करेंगे तो हमें इंटरनल नहीं एक्सटर्नल बाहर से लोग लेने हैं, तो कौन से बंदे मिलेंगे, क्वालिफाइड। पर इंटरनल में होता क्या कि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है हम क्या करेंगे, उसको फिर भी ट्रांसफर कर देते हैं या प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक्सटर्नल सोर्स में जो भी रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पे जो मैनेजमेंट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी कौन से, क्वालिफाइड बंदे और टैलेंटेड या ट्रेन बंदों को ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, रखेगी अपने पास, उनको इनवाइट करेगी कि आप हमारी कंपनी में आए, जॉब करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो भी वैकेंट पोजीशन होगी उनको उन्हीं लोगों से फिल करेगी। उसके बाद है वाइड चॉइस। अगर हम बात करते हैं चॉइस बहुत मिलती है क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिक्रूटमेंट निकालती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं
ऑर्गेनाइजेशन जो इनवाइट करते हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं फॉर्म के अंदर, तो उनको वाइड चॉइस मिलती है, वाइड सिलेक्शन प्रोसेस मिलता है। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी अपने हिसाब से जो भी सबसे बेस्ट होगा उसमें से क्या करेगी उनको सिलेक्ट करके उनको रख लेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश टैलेंट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इन द वैकेंसी जब एडवर्टाइज होती है वाइड स्केल के ऊपर, तो ऑटोमेटिक क्या होता है जो लार्ज एप्लीकेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं वो क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है फिर सिलेक्ट करती है जो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा वो सब एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट से जॉब के पॉइंट से ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी उन बंदों को वहाँ पे रख लेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को वाइड चॉइस मिलेगी ज़्यादा। क्योंकि इंटरनल में तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई लिमिटेड बंदे होते हैं उन्हीं में से चॉइस करना पड़ता है, पर जब ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे वो अप्लाई करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जो भी सुटेबल होगा सबसे बेस्ट होगा उसको जॉब पे रख लेगी। उसके बाद है फ्रेश टैलेंट। अगर हम बात करते हैं मैंने आपको पढ़ाया था प्योर ब्लड, इन शॉर्ट अगर देखा जाए न्यू ब्लड कैसे इंट्रोड्यूस होगा जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा तो नए लोग आएंगे, नए लोग का अंदर में न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और वो क्या करेंगे हाई लेवल से काम करेंगे, हाई प्रोडक्टिव काम करेंगे, वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस वो मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें तो इस रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज ऑब्टेन अ फ्रेश टैलेंट। से क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आएंगे क्योंकि लोगों ने इनवाइट करा, ऑर्गेनाइजेशन में नया टैलेंट आएगा, ठीक है जी। इट मींस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ न्यू ब्लड का इंट्रोडक्शन हो गया है, इन्फ्यूजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू ब्लड का आगमन हो गया है, या मॉडर्न आइडियाज का, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होंगे वो तो पुराने ख्याल के होंगे, वो पुराने आइडियाज पे काम करेंगे, ठीक है, पुरानी सोच पे काम करेंगे, पुराने टेक्निक्स को यूज करेंगे, पुराने मेथड्स को यूज करेंगे। पर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, जो नए एम्प्लॉइज हैं, जो फ्रेश टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं, उनके अंदर नए आइडियाज होंगे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऐड करके या नई नई जगह से जॉब सीख के एक्सपीरियंस गेन कर करके दूसरी कंपनीज में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे मॉडर्न आइडियाज लेके आएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा ऑल ओवर परफॉर्मेंस, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है वो क्या होगी ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होगा। इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये थे हमारे मेरिट्स। जल्दी से आप देखिए इसको एक पॉइंट और पढ़ेंगे मेरिट्स का, उसके बाद हम बात करेंगे डिमेरिट्स के बारे में। देखिए स्टार्ट करते हैं 4 पॉइंट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और हेल्दी एनवायरनमेंट या हेल्दी कंपटीशन। देखो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं ना, जब ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइडर्स आते हैं तो उनमें हमेशा क्या होता है थोड़ा सा इनसैटिस्फैक्शन होती है कि यार हम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे हमें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब आउटसाइडर हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो अच्छे उन पे हाई नॉलेज है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में थोड़ा सा डीमोटिवेशन अराइज होता है, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उनसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी स्किल भी इंप्रूव होते हैं और वो वर्क एंड दे वर्क वेरी हार्ड टू कम्पीट विद, जिससे क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा और कॉम्पिटिटिव और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के नॉलेज को और न्यू मतलब जो आउटसाइडर्स हैं जो न्यू एम्प्लॉइज हैं उनके कॉम्बिनेशन को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है अपने टारगेट्स को अचीव करती है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज क्या करते हैं कम्पीट करते हैं आउटसाइडर्स, तो दे वर्क वेरी वेरी हार्ड, वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और वो क्या शो करते हैं कि हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं वो अपना टारगेट अचीव करते हैं कि हम इनसे बेटर परफॉर्म करेंगे, तो जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट राइज होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के बीच में और न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज के बीच में, जिससे वो अच्छा काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उनके कॉम्बिनेशन को यूज करती है और काम करवाती है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है जो रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनका दोनों का भला हो सके, ठीक है। तो ये हमारा 4 पॉइंट, जल्दी से आप देखिए फिर हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स। आईडी डिमेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। डिमेरिट्स का मतलब है डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट क्या है डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। देखो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होती है उसमें कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, अगर मान लो बाहर से नए वो 2 बंदे आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है हमेशा डीमोटिवेशन राइज होती है, डिससैटिस्फैक्शन कि यार हमें तो जॉब पे रखा नहीं है, उस बंदे को बुला लिया या नए बंदे को बुला लिया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है उनके बीच में क्या होता है हमेशा थोड़ा सा मन मुटाव आ जाता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा डर लगता है कि यार पता नहीं कभी भी किसी बंदे को निकाल सकते हैं, मान लो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे नया बंदा आ गया, तो बाकी लोगों में क्या होगा डिससैटिस्फैक्शन राइज हो जाएगी कि शायद हमें भी कभी निकाला जा सकता है, ठीक है जी। तो रिक्रूटमेंट फॉर द आउटसाइडिंग, अगर हम मान लो अगर हम बाहर से
रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में होता क्या है, ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन अराइज होती है, ठीक है, उनमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, वो नए नए लोगों को देख के, ठीक है जी, या उनको बेनिफिट ज़्यादा, उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है तो वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड दे फील अ चांस ऑफ, उनको थोड़ा डर होता है कि पता नहीं कि हमारा कहीं प्रमोशन रिड्यूस ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो नए बंदे आ रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमारा चांस तो कम है भाई, ठीक है, उनमें थोड़ी सी डिससैटिस्फैक्शन आई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथी प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग। रिक्रूटमेंट अगर हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्स में तो पहली बात क्या बहुत लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें वैकेंसी जब भी होती है तो हमें पहले पब्लिश करनी पड़ती है कितने लोग मुझे चाहिए, एनालाइज करने के बाद स्टाफिंग प्रोसेस में तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वेट करती है, रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, 10 दिन का टाइम होगा, फिर क्लोजिंग होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, उनको छांटेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में भी वही इंटरनल टाइपिंग वेपिंग इन सब में उनका पैसा लगता है और बहुत हम कह सकते हैं लेंथी प्रोसेस है। और फाइनल क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फिर फाइनल में उसकी जॉब ना काफ़ी टाइम, मतलब हम कह सकते हैं अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हम बाहर से करते हैं तो जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब, आईएएस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, आईपीएस, तो आपको पता ही एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, ठीक है, जिसमें 1 साल 1.5 साल 2 साल लगभग लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को होते होते, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, पैसा खर्च होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हम करेंगे, छापेंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे न्यूज़ में, एजेंसी में, सब जगह पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कागज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फॉर्म्स आएंगे उसके अपन का पैसा हो, फिर पेपर कंडक्ट कराएंगे, फिर सेंटर अलॉट करेंगे, वहाँ पे पेपर कंडक्ट होगा, फिर पेपर को चेक कराएंगे, उनकी कॉपीज आएगी, उससे भी पैसा खर्च होगा। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए, ठीक है जी। एज पर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये थी हमारे डीमेरिट्स, ठीक है, किसके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, ठीक है। अब इसमें बस एक ही रह गया है टॉपिक जो है लास्ट हमारा कि कहाँ से हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जल्दी से आइए इसको देखते हैं, फिर टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है जी, जल्दी। आईटी पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं कि कैसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फैक्ट्री के। इसमें होता क्या है कि एक फैक्ट्री होती है, उसके बाद एक नोटिस लगा दिया जाता है कि हमें 2 वर्कर चाहिए, 2 हेल्पर चाहिए, 2 ये टेक्नीशियन चाहिए, इस तरह के वर्कर। तो जॉब सीकर्स होते हैं जिनको जॉब चाहिए, वो लोग क्या करते हैं प्रेमिसेस पे जाते हैं, देखते हैं और क्या करते हैं नॉक करते हैं और फिर वहाँ पे जाके जो जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करते हैं, जॉब ले लेते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। उसके बाद है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं जो लोग क्या करते हैं कंपनीज में क्या करते हैं अपने बायोडाटा छुड़ाते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, लो जी बायोडाटा, फिर जॉब के लिए बायोडाटा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बाद क्या होता है पेंडिंग एप्लीकेशंस क्या होता है ऑटोमेटिक जमा होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जब उनको रिक्रूटमेंट होती है तो क्या करते हैं उनमें से क्या करते हैं उन्हीं लोगों में से क्या करते हैं उनमें से निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जॉब के रिगार्डिंग, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। उनमें से क्या करेंगे पेंडिंग एप्लीकेशन में से जो भी सुटेबल कैंडिडेट को उसको बुला लेंगे और फिर उसका इंटरव्यू लेके जैसे जो भी प्रोसेस उनको पूरा परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करके उस बंदे को जॉब पे रख लेंगे। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का आपको पता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या जर्नल्स में न्यूज़ एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, अखबार में कटिंग वटिंग आती है, उसको फॉर्म पर फिल करके पोस्ट करना होता है। तो इसके बाद पेपर होता है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। उस हिसाब से क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट से भी क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं। एडवर्टीजमेंट एक नॉर्मल सस्ता सोर्स है क्योंकि यहाँ पे एक ही एडवर्टीजमेंट एक अखबार में जाती है और ऑल ओवर हर जगह पे वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और जो भी जॉब सीकर है वो भी अपने हिसाब से क्या करेगा जॉब को मतलब वहाँ पे जाके परफॉर्म करेगा। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है एक तरह की संस्था होती है जो हमारे इंडिया के अंदर है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं जो भी मतलब अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद उनको अपनी आईडी मिलती है, आईडी के साथ फिर वहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो ऐड ऑन करते जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन। उस हिसाब से अगर लगता है गवर्नमेंट को या कोई डिपार्टमेंट को तो गवर्नमेंट क्या करेगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से क्या करेगी डेटा कलेक्ट करेगी और वहाँ से लोगों को नोटिस भेज देगी और वहाँ से लोगों को उठा लेगी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन। टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं देखते हैं और क्या करते हैं उसको फिल करते हैं जैसे नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होती है उसी तरह से। उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसीज और क्या होता है कंसल्टेंसी। ये कह रहे हैं कई सारी एजेंसीज होती हैं प्लेसमेंट जो क्या करती है प्लेसमेंट करवाती है। इसमें होता है क्या कि उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एजेंसीज खोल लेते हैं, हम लोग अपना ऑफिस खोल लिया जहाँ पे लोग क्या करेंगे हमारे पास आएंगे अपना जो भी डिटेल या बायोडाटा देंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे हमारी कंपनी में कॉन्टैक्ट्स होंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे उनको कंपनी पे लगा
उनकी प्लेसमेंट करवा देंगे और उनसे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा जो कमीशन होती है 1 मंथ की सैलरी या जैसे 10,000 5,000 रुपये कुछ अमाउंट लेके उनका वहाँ पे जॉब लगवा देंगे। तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं बीच में क्या करते हैं, कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं। उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जो कंपनी जल्दी डायरेक्ट क्या करती है, कॉलेजेस में जाती है और वहाँ पे क्या करते हैं, जो कैंपस प्लेसमेंट कैंपस लगाती है और लोगों को बच्चे होते हैं वहाँ पे उनका पेपर कंडक्ट कराएगी या ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन जो भी टॉप स्कोरर्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या, कंपनी क्या करती है, कॉलेज क्या करेगा, उनको जॉब दे देगा, कंपनी क्या करेगी, उनको जॉब दे देगी और वहाँ से उनकी कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। अगर हम बात करें कोई भी कंपनी में अगर हम जॉब लेने जाते हैं तो कभी कभार क्या करते हैं, मालिक क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं, या फिर जानकार होता है काम पे तो वो काम पे लड़का रहना है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना रेफरेंस दे देगा कि सर एक बंदा जानकार है उस पर लेता हूँ। तो हम जो भी हमारे पास प्रेजेंट में एम्प्लॉइज हैं हम क्या करेंगे, उनसे रिकमेंडेशन करके कि कोई बंदा जानकार है, कोई ट्रस्टवर्दी है, तुम्हारा ही जानकार है बंदा, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, उसको जॉब पर रख लेंगे। क्योंकि जो एक्सटर्नल दूसरा आएगा, अननोन होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकता है या डिफॉल्ट कर सकता है, ना आए, पर जो रिकमेंडेशन से आएगा वो कम से कम हमारे रेफरेंस से होगा, जानते होंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वही जैसे नॉर्मल जैसे बिल्डिंगों में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं, ठीक है, अपनी साइट पे जाके वो वहीं पे काम करते रहते हैं, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर में रहेगा। उसके बाद है वेब पब्लिकेशन। वेब पब्लिकेशन का मतलब है आज के डेट में जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वेब से होते हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, naukri.com हो गया, ठीक है, या अभी अरविंद केजरीवाल ने नई ऐप लॉन्च करी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर दो। अगर आपको लड़का चाहिए जॉब के लिए तो भी, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी फिल की जाएगी। वेब पब्लिकेशन का मतलब नेट पे डाल दिया जाएगा, नेट पे आप उनको ईमेल करके या उनके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उनको आप अप्रोच करके आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनके पास वहाँ पे जॉब पे जा सकते हो। तो ये थे सारे हमारे मेथड जिसमें हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से लोगों को फाइंड करेंगे। इनकी बाकी जो डिटेल्स है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था, जिसमें मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ाया, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ाए हैं, और मेथड्स के इंटरनल में 2 मेथड्स हैं, एक्सटर्नल में बहुत सारे मेथड्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।